गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उर्दू के अहम शोरा और अदबा, है ना। जो भी आपके अहम शायर हैं, अहम अदीब हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि भाई आपको अगर मान लीजिए, भाई देखिए, आप लोग का ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम ये बताइए कि आज सिर्फ जो सिलेबस में शामिल है सिर्फ उनको पढ़ें या सबको पढ़ के जाना है या सिर्फ 2 को पढ़ के जाना है या इम्पॉर्टेंट बता दीजिए। तो देखिए बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, सीबीएसई बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। आप अपनी सिक्योरिटी कीजिए, है ना। आप किसी के कहने पे मत जाइए। अगर मैं अभी आपसे कह दूं नहीं सिर्फ 2 पढ़ के चले जाओ और वही 2 नहीं आए, फिर आप क्या करेंगे? आप तो मुझे मुझे ब्लेम करेंगे, लेकिन मैं तो मिलने वाली नहीं हूँ, नंबर तो आपके कट गए ना, ठीक है। तो किसी के भी कहने पे मत आइए, आप सब कुछ पढ़ के जाइए। जो चैप्टर आपके हट चुके हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए कि अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सके, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपके 2 वन शॉट बना दिए हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरी चीज़, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊँगी कि किसी भी अदबा या शोरा के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के ज़्यादा कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आपको पढ़ना कुछ 2-4 चीज़ें ही होंगी और आप उनसे पूरा एक पेज बना के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हैं ये हैं आपके इस्माइल मेरठी साहब, ठीक है। इन्होंने एक नज़्म लिखी है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस्माइल मेरठी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये लिखा है। इसके बाद आपको जो ट्रिक है वो मैं ये बताना चाहूँगी कि बेटा, सब में कुछ चीज़ें सेम रहती हैं। जैसे वो बहुत बड़े अदीब थे, बहुत बड़े शायर थे, ये सब में सेम रहेगा, ठीक है। या उनको बचपन से ही लिखने पढ़ने का शौक़ था, ये सब में सेम रहेगा। या उन्होंने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था, ये सब में सेम रहेगा। या जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनको उस तरह का अदबी माहौल मिलता गया और वो उनकी जो सलाहियतें थीं वो और ज़्यादा निखर के आईं, ये सब में सेम मिलेगा, है ना। अब आपको करना क्या है, पहले तो आप इन सबको एक नज़र में पूरा पढ़ लीजिए कि भाई बचपन से उन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ था, अपने शौक़ और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की, कम उम्र में ही मुलाजिम हो गए, है ना, इल्म और अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। ये ऑलमोस्ट सबके लिए कॉमन बातें हैं, ये सब में सेम रहती हैं, है ना। और जितने भी आपको उर्दू वाले शायर या उर्दू वाले अदीब मिलेंगे, है ना, उन सबको उर्दू के साथ फ़ारसी और अरबी की इल्म होना एक लाजमी सी बात है ना। अगर कोई उर्दू का बड़ा शायर है या उर्दू का बड़ा अदीब है और उसे फ़ारसी नहीं आती, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो सेम रहती हैं। या उन्होंने ज़बान में कैसी ज़बान इस्तेमाल करी। यहाँ 2 ही तरह की ज़बान होती है, या तो आसान और सलीस इस्तेमाल करेंगे या मुश्किल ज़बान इस्तेमाल करेंगे जो मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सेम रहती हैं उन चीज़ों को आप एक अलग जगह पे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो ये आपके पहले शायर थे। अभी थोड़ा सा हम शायरों के बारे में देख लेते हैं, जो अदीब और शायर आपके लाइन से आ रहे हैं हम उनको देख लेंगे। देखिए, इस्माइल मेरठी हैं, इनका 50-50 है ना। ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ के साथ साथ मैं ये भी बता दूंगी कि जो 100% श्योरिटी है कि हाँ इनके आने की 100% पॉसिबिलिटी है, उनको भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसे जो शायर हैं, ऐसे जो अदबा हैं, उनको आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दूसरे आपके कन्हैया लाल कपूर हैं, जो कि आपके बेतकल्लुफ़ी के हैं, है ना। इन्होंने बेतकल्लुफ़ी लिखी है, बहुत छोटे छोटे सा लिखा हुआ है। देखिए, इसका सिर्फ इतना सा ही है इनके बारे में, तो बहुत सारा नहीं है ना। तो अब आपको क्या करना है फिर इसमें, देखिए, अगर आप तो फिर वही चीज़ है सेम कि कब और कहाँ पैदा हुए, ठीक है। उस्ताद मुकर्रर हुए, अंग्रेज़ी तालीम ली, है ना, पढ़ने लिखने का शुरू से शौक़ था, ये सारी चीज़ें मतलब कॉमन रहती हैं। बस हाँ, इन्होंने क्या लिखा ये इनका अपना अलग रहेगा। कन्हैया लाल कपूर का भी 50-50 है, ये आ भी सकते हैं और, ठीक है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके नज़ीर अकबर आबादी, इनका 70% है कि ये आ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, चीज़ सब में सेम है। अभी आपको करना ये, देखिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम एक प्लेन पेज लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले जो भी आपके शायर हैं या अदीब है, आप अपनी एक कॉपी लीजिए। उस कॉपी पे इस तरह से ना आप 4 कॉलम बना लीजिए। कितने कॉलम बनाने हैं? 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ आप लिखिए
ये मैं आपको बता रही हूँ याद करने के तरीका, ठीक है। पहले हम याद करने का तरीका सीखते हैं कि आप लिखेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरे बार में हम सीखेंगे कि लिखना कैसे है, पेपर में उसे कैसे लिखना है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है कि सबसे पहले तो आप ऐसे 4 कॉलम बना लीजिए और हर कॉलम में एक एक चीज़ लिख लीजिए। जैसे इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका शायर या अदीब है उसका असल नाम, उसकी पैदाइश कि कब कहाँ पैदा हुआ, ठीक है, जगह का नाम, ठीक है, उसका असली नाम। जैसे प्रेमचंद है, उन्हें प्रेमचंद खाया था लेकिन उनका असली नाम क्या है, धनपत राय। और कहाँ पैदा हुए तो आपको पता है लम्ही में, बनारस के पास एक छोटा सा गांव है लम्ही, वहाँ पैदा हुए। कब पैदा हुए, 1880 में पैदा हुए, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे टॉपिक मेन जो डालना है, सॉरी ये तो पूरा ही मिट जाता है। देखिए जब आपने ऐसे करके कॉलम ड्रॉ करे हैं, आपने 4 कॉलम्स ड्रॉ करे हैं, तो अब आपको इसमें करना ये है कि पहले कॉलम में आपको लिखना है ना पैदाइश की, पैदाइश से रिलेटेड, ठीक है। पैदाइश, पहले कॉलम में आप पैदाइश लिखेंगे तो इसमें इनका नाम लिख देंगे, असल नाम, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, 2 चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। इसमें यहाँ वफ़ात लिखेंगे, वफ़ात में आप लिखेंगे कब, कहाँ, और अगर किसी बीमारी के ज़रिए मरे हैं, किसी एक्सीडेंट के ज़रिए मरे हैं तो वो चीज़ लिखेंगे कि कैसे उनका इंतकाल हुआ, ठीक है। कब हुआ, किस जगह हुआ और कैसे हुआ, इस चीज़ को यहाँ आप लिख लेंगे। तीसरा आप उनका लिखेंगे यहाँ पे कि भैया उनकी ज़बान व बयान क्या था, ठीक है। यहाँ मेन पॉइंट आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब ज़बान और बयान उनकी क्या थी, देखिए या तो आसान होगी, मैंने आपसे क्या कहा, आसान होगी या मुश्किल होगी। अगर आसान होगी तो वो रोज़मर्रा की ज़बान इस्तेमाल करते होंगे, मुहावरों का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और अगर मुश्किल होगी तो सनतें, इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा, मुकफ़्फ़ा इबारत होगी, रदीफ़ काफ़िया मिला के लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आपको लिखना है तसानीफ, ते स्वाद नून ये और ऐसे करके फे, ठीक है, तसानीफ, ठीक। तसनीफ में अब आपको क्या करना है कि उन्होंने क्या क्या लिखा। जैसे अब आप प्रेमचंद का लिखेंगे तो आपको पता है प्रेमचंद ने जर्नली नॉवल और अफसाने लिखे। अब उन्होंने कौन से अफसाने लिखे, पूस की रात हो गया, ईदगाह हो गया, दो बैलों की कहानी हो गई, है ना, या आपका निजात हो गया, तो ये सारे उनके अफसाने हैं। अब उन्होंने नॉवल कौन कौन से लिखी, अब आपको पता है कि भाई उन्होंने गोदान हो गया, बेवा हो गया, ये बहुत सारे उनके क्या है, नॉवेल्स हैं, ठीक। तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। अब इस तरह से आप हर शायर का, हर अदीब का एक चार्ट बना लेंगे। इसमें सिर्फ आपको 2-2 3-3 चीज़ें ही सिर्फ याद करनी है, ठीक। अब ये आपका अपना पैटर्न है याद करने का। अब हम इसे लिखेंगे कैसे एग्ज़ाम में, अच्छा अब आप लोग थोड़ा सा वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम में सबसे पहला पॉइंट जो आप डालेंगे उसको, पॉइंट का नाम ही आप लिखेंगे पैदाइश। पहला पॉइंट का डालेंगे पैदाइश। जब आप इसे लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि भाई मुंशी प्रेमचंद को ही ले लेते हैं कि भाई मुंशी प्रेमचंद 1880 में बनारस में पैदा हुए, बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए, ये आपने भी याद किया है, ठीक। इसके बाद कि उनको पढ़ने का शौक़ था, वो बहुत ज़हीन थे, बचपन से ही उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, उन्होंने आला तालीम हासिल की। ये सब में सेम रहेगा, ये आप अपने आप से बना के लिख दीजिए पॉइंट्स, है ना। शुरू से ही लिखना शुरू कर दिया, आप बचपन पे ही लिखना शुरू कर दिया, जब उन्हें अब भी माहौल मिला तो उन्हें और अच्छा लिखना आ गया। ये पॉइंट सब में कॉमन रहेंगे, ठीक है। अब अगर दूसरा पॉइंट आप बताएं तो दूसरा पॉइंट फिर क्या होने वाला है, आपका वफ़ात है दूसरा पॉइंट, ठीक। अब जब आप वफ़ात लिखेंगे तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे कि भाई ये अजीम शायर या अजीम शख्स, है ना, इस सराय फ़ानी से क्या हुआ, रुखसत हो गया, ठीक। फिर आपने सन याद करा, अब आप सन लिख दीजिए, सन आपको याद करना है क्योंकि सबका अलग अलग होता है। कहाँ हुआ तो आपको वो भी याद करना है, वो आप लिख दीजिए कि भाई फला तारीख को। अब जैसे प्रेमचंद का लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे 1936 यानी 1936 में उनका इंतकाल हुआ, ठीक है। और खुतबा दे के गए थे, उसके बाद लखनऊ में उन्होंने आखिरी खुतबा दिया, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, ठीक। तो अब ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख देंगे कि भाई इनकी तसनीफ़ आज भी दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती है, जो भी इन्होंने कहानियाँ लिखी, नॉवेल्स लिखी, आज भी दिलचस्पी के साथ पढ़े जाते हैं, आज भी उर्दू वालों के दिलों में वो ज़िंदा हैं, है ना, और जब तक उर्दू रहेगी वो ज़िंदा रहेंगे। ये नॉर्मल से पॉइंट्स है, नॉर्मल से थॉट्स है ना। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। ये सब में सेम रहेंगे, आप चाहे कोई भी अदीब आ जाए, ये सब में आपको पॉइंट सेम ही लिखने हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट जब आप लिखेंगे तो तसनीफ़ वाला है, या चलिए थर्ड पॉइंट आपका तसनीफ़ वाला है, ठीक है। अब जो आप इनकी तसनीफ़ लिखेंगे, ठीक है, तो अब सबकी तसनीफ़ अलग अलग हैं, तो आप इसको थोड़ा सा याद करेंगे। ये पॉइंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसे आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तसनीफ़, और तसनीफ़ में उन्होंने मौजू क्या बनाया, जैसे प्रेमचंद की जो भी अफसाने हैं या जो भी नॉवल है उनमें देहाती ज़िंदगी को मौजू बनाया गया है ना।
ना। तो उन्होंने अपना मौजू किसे बनाया, आप इसको थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका क्या है, आपको पता है 4th पॉइंट है ज़बान व बयान, है ना, ज़बान व बयान, ये आपका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो अब अगर 4th पॉइंट ज़बान व बयान है, तो मैंने आपसे क्या कहा, देखिए कुछ चीज़ें आप देख लीजिए कि भाई उन्हें उर्दू, अरबी, इंग्लिश, हिंदी, कौन से ज़बानों का इल्म था, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद मुहावरों का इस्तेमाल करते थे, रोज़मर्रा की ज़बान का इस्तेमाल करते थे, और जो कहते थे सीधा दिल पे असर करता था। ये सारे कॉमन से पॉइंट हैं, सो कॉमन से थॉट्स हैं, ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? उम्मीद करती हूँ कि अब आपका जो बहुत बड़ा सा कन्फ्यूजन था, बहुत बड़ा सा जो आपके दिलों में डर था कि मैम इतने सारे अदीब हम कैसे याद करें, इतने सारे शौरा हम कैसे याद करें, उम्मीद करती हूँ कि वो डर जो है थोड़ा सा कम हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे शेयर कीजिए। कल अभी आपके पास एक दिन का टाइम है, मैं कल आपकी एक वीडियो और बना दूंगी इस डाउट को लेके, अगर कोई डाउट है आपके। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका एक तरीका जो मैंने आपको बताया। इसी के साथ मैं आप लोग से एक बात ये शेयर करना चाहती हूँ कि भाई आपके वन शॉट भी अपलोड हैं, आपके ग्रामर भी अपलोड है, सनतें वगैरह भी अपलोड हैं, आप लोग देखें ज़रा, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। आप लोग सीधा कमेंट कर देते हैं, है ना, थोड़ा प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैंने आपकी सहूलियत के लिए सारी प्लेलिस्ट अलग बना दी हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, सारे अदीब वगैरह को एक बार देख लेंगे। तो अब ये नज़ीर अकबर आबादी हैं, तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका असली नाम निकालना है, इनकी पैदाइश और वफ़ात निकालना है, कहाँ पैदा हुए ये निकालना है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कौन सी नज़में लिखी ये निकालना है, बस इसके अलावा और क्या निकालना है आपको। ठीक, ये 4 चीज़ें याद कर लीजिए, बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही हैं। बताइए कौन सी चीज़ अलग है यहाँ पे, सब सेम है। वही हिंदुस्तानी माहौल का अक्कासी की है, बहुत सारी नज़में लिखी हैं, बहुत अच्छे शायर थे, बहुत बड़ी खूबियाँ थी उनके अंदर, है ना। तो मतलब सब में सेम रहेगा, नई बात कहीं से नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए प्रेमचंद भाई साहब आ गए हैं, तो आपको पता है कि भाई इनका तो 90% चांस रहता है आने का, है ना, बल्कि हम कह सकते हैं 100% चांस रहता है प्रेमचंद के आने का। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कब और कहाँ पैदा हुए, पूरा असली नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए ये देखिए, है ना। इसके बाद उन्होंने क्या क्या किया ये थोड़ा सा लिख सकते हैं। बचपन से ही देखिए पढ़ने का शौक़ था, तो ये सारी चीज़ें कॉमन ही रहेंगी, है ना। फिर उन्होंने क्या क्या लिखा, अब जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न, गोवदान, ये उनके मशहूर नावल हैं, ये थोड़ा सा आप लिख दीजिए। ज़बान देखिए फिर वही सादा और सलीस है ना। तो जर्नली चीज़ें सेम रहेंगी, बस मोटी मोटी चीज़ें जो है वो आप याद कर लीजिए, कब कहाँ पैदा हुए, वफ़ात कब हुई, और लिखा क्या क्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मीर तकी मीर, इनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आने के, तो इनका भी आप याद कर लीजिए, कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफ़ात पाई, है ना। और इनका टॉपिक क्या था, ये शायर हैं, इन्होंने अगर शायरी की तो कौन कौन सी की, क्या मसनवियाँ लिखी, है ना। और इसके अलावा क्या क्या तज़किरे लिखे, और अपने लिए ख़ुद सवाने हयात जो लिखी, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके सैयद एहतिशाम हुसैन हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनका भी सेम आपको यही करना है, कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, कहाँ पैदा हुए, असल नाम क्या था, है ना। तो ये कर लीजिए। देखिए ज़्यादातर इब्तिदाई तालीम सब अपने अपने गांव में ही हासिल करते हैं, आला तालीम के लिए आगे जाते हैं, है ना। और उनका इंतकाल भी वहीं हुआ, सन कब है, 1972 है, ये याद कर लीजिए। ठीक है ना। अदबी ज़ौक़ था, हमेशा से लिखना पढ़ना चाहते थे, है ना, नाम रोशन किया, तो ये सब करेंगे। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो उर्दू की कहानी लिखी उन्होंने, और ये सबक जो है उसी किताब से ली गई है। आई बात समझ में, तो कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। देखिए मीर अनीस के बारे में भी 50% ही रहता है, आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछ लिया जाता है कि भाई कब पैदा हुए। MCQs में इनके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि इनका असली नाम क्या था, है ना। तो इसलिए मेन चीज़ें आप याद कर लीजिए। मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि भाई सन याद कर लीजिए, असल नाम याद कर लीजिए, कब और कहाँ पैदा हुए ये याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ मशहूर तसनीफ़ों जो एक आध वो याद कर लीजिए। ठीक है, अनीस जो है वो मरसिया गो शायर हैं, ये मरसिए कहते हैं, है ना, लेकिन उन्होंने कुछ रुबाइयाँ वगैरह भी कही हैं, इसलिए ये आज आपके किताब में भी शामिल है। ठीक है, देखिए अब आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या खुदा के नाम ख़त, ये जो दो आपके कहानियाँ हैं, दो आपके जो चैप्टर्स हैं,
इनके राइटर्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एमसीक्यू इसी तरह से आ जाता है कि वो कब कहाँ पैदा हुए, है ना, तो वो आपको चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी उनके राइटर नहीं है। अब देखिए, ये आपकी एक और गज़ल है जिसको शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप फिर वही कीजिए, इनके कब और कहाँ पैदा हुए ये लिख लीजिए। ठीक है, कब वफ़ात पाई, असल नाम क्या था, ये लिख लीजिए बस। और इसके अलावा सेम चीज़ें वही हैं कि भाई इनको ये थोड़े से खिताब दिए गए, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद देखिए, ये कसीदा निगार थे लेकिन इन्होंने गज़ल वगैरह भी कही है। ठीक है, इसके बाद इनकी फिर वही बात कि ज़बान जो है साफ़ है, मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो चीज़ें सब में ऑलमोस्ट सेम है। देखिए, यहाँ पे आपको वैसे भी 2-4 लाइनों के ही दिए गए हैं, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो वो 2-4 की जगह आपके पूरे एक पेज का बन जाएगा और टीचर्स भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, और पॉइंट्स डाल के लिखेंगे तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं, है ना। हमेशा याद रखिए, जो चीज़ आप पॉइंट में करते हैं और एक चीज़ आप पैराग्राफ में करते हैं, तो पैराग्राफ की बनिस्बत पॉइंट में नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब जो हैं, इन्होंने आदमी की कहानी लिखा है, तो इनके बारे में भी फिर सेम वही आपको करना है कि पहले यहाँ से डेट देख लीजिए, कब पैदा हुए और कब इन्होंने वफ़ात पाई, असली नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए, इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की, कब वफ़ात पाई और कहाँ वफ़ात पाई, है ना, और इन्होंने लिखा क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें बताया गया कि इन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग किताबें लिखी हैं, कौन से सन में लिखी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बता दी गई हैं। आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं अभी, सिंपल से 2-4 किताबों के नाम आप याद कर लीजिएगा और आंसर आपका वैसे ही बनाना है जैसे भी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, अब देखिए, ये आ जाते हैं चाचा गालिब। ये तो सबसे फेमस है, इनका तो आने के चांसेस 100% रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये कई बार आ चुके हैं तो हो सकता है इस बार रिपीट ना हो, है ना, तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग सीबीएसई को, हो सकता है हर बार आ रहे हैं, इस बार भी यही आ जाए। ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिएगा कि भाई कब और कहाँ पैदा हुए हैं, कब वफ़ात पाई, असल नाम क्या था, किस तरह से दिल्ली आए, भाई पैदा तो आगरा में हुए थे लेकिन दिल्ली आगे बस गए थे, वफ़ात दिल्ली में ही पाई, है ना। और इन्होंने दीवान लिखा है, दीवान गालिब के नाम से इनका एक अच्छा सा दीवान है जिसमें बहुत सारी इनकी गज़लें हैं, कुछ कसीदे लिखे हैं। ज़्यादातर ये फ़ारसी में शायरी करते थे और कहते भी हैं कि अगर मेरी काबिलियत को देखना है, अगर तुम्हें जानना है कि गालिब कैसा शायर है, तो आप उर्दू को नहीं, फ़ारसी को पढ़िए। उर्दू तो मैंने सिर्फ मुंह का जायका बदलने के लिए की है ना, टेस्ट को चेंज करने के लिए। जैसे इंसान दूसरा काम करता है या कुछ दूसरी चीज़ खाता पीता है, सेम उसी तरह से कहते हैं कि मैं फ़ारसी में लिखते लिखते जब थक जाता था तो मैं अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए उर्दू में लिखता था। उर्दू में मैंने कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं लिखी है, वो ये कहते हैं। ठीक है, वैसे ये कहा जाता है कि भाई अपनी बात को बढ़ाने के लिए इंसान ऐसा कहता है। खैर चलिए, जो भी बेहतर है। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा लिख लेंगे। इनके खतूत के मजमूए भी हैं, ऊद हिंदी है ना, उर्दू मौला, ये देखिए 2 यहाँ दिए भी गए हैं, तो ये 2 इनके खतूत के मजमूए हैं, ये भी आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। क्योंकि गालिब जो हैं वो शायर के साथ साथ नस्र निगार भी बहुत अच्छे हैं, है ना, इन्होंने डिक्शनरी भी लिखी है, तो बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। अब देखिए, जो आपके 2 चैप्टर हैं, इंटरनेट और आपकी नई रोशनी, है ना, उनके भी कोई अदीब नहीं दिए गए हैं। अब आपकी जो अगली नज़्म है, पहाड़ और गिलहरी है मेरे गालिबन, 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लेती हूँ। हाँ, पहाड़ और गिलहरी है, इसको अल्लामा इकबाल ने लिखा है ना। तो फिर से आपको यही करना है कि अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए, कब उन्होंने वफ़ात पाई, ठीक है, असल नाम इनका क्या था, ठीक है, और अल्लामा इन्हें क्यों कहा जाता है, और इन्होंने बच्चों के लिए क्या क्या लिखा। देखिए, शुरू में इन्होंने जब स्टार्टिंग करी थी, है ना, तो इन्होंने अपनी जो पहली इनकी किताब है उसमें बच्चों के लिए ही लिखा था, बच्चों की ही सारी नज़में लिखी थी। लेकिन बड़े हो गए जब, आगे चल के इन्होंने थोड़ा सा मतलब फिर इन्होंने जो किया वो अपनी कौम की भलाई और बहबूदगी के लिए काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन शुरू में इन्होंने बच्चों के लिए ही लिखा, जैसे बच्चे की दुआ, है ना, यहाँ दे रखा है, ये देखिए, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, है ना, कौमी तराना, माँ का ख्वाब, परिंदे की फरियाद, हमदर्दी, तो ये इस तरह की इन्होंने बचपन मतलब शुरू में लिखा। और इनकी टोटल कितनी किताबें हैं? 4 किताबें हैं। ठीक है, शायरी के 4 मजमूए हैं। एक है आपका बांगे दरा, एक है बाले जिब्रील, एक है ज़रबे कलीम और चौथा है अरमगान हिजाज। तो 4 है। खैर आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो इनकी नज़में वगैरह हैं इनके नाम से ही काम चला सकते हैं। ठीक है, इनकी ज़बान बहुत साफ़ है, सुथरी है, बहुत आसान है और दिल से निकल के दिल पे असर करने वाली है। ठीक है, तो इसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, रज़िया सुल्तान के भी राइटर नहीं दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपका अगला जो है काट का घोड़ा शायद, है ना, उसके हैं रतन सिंह। तो अभी इसके बारे में आप पढ़ लेंगे कि ये कब पैदा हुए हैं।
ठीक है, क्या-क्या इन्होंने किया, आला तालीम कहाँ से हासिल की। रतन देखिए, अब मैं आपसे कहूँ कि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आते हैं तो हो सकता है यही आ जाएँ, इसलिए पढ़ के आप सारे जाइए, ठीक है। अब देखिए जो आपका अगला है शरीफ इंसान हो, उसको किसने लिखा है, साहिल लुधियानी साहब ने लिखा है, ठीक है। तो अब इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, कब कहाँ पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, क्या नाम था, है ना, असल नाम क्या था, कैसे क्या क्या खिदमात अंजाम दी, ठीक, कौन कौन सी किताबें लिखी, फ़िल्मों के लिए गाने लिखे तो क्या लिखे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। ये भी मैंने उस दिन भी आप लोग को पढ़ाया है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि तल्खियाँ उनकी शायरी मजमूआ है, और जो उन्होंने फ़िल्मों के लिए गीत लिखे उसका लिखा है गाता जाए बंजारा, ये उनके फ़िल्मी गीतों का मजमूआ है। तभी अब आपके MCQs में भी पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, और अगर सवाल आए कि भाई इनके बारे में लिखिए तो आप ये लाइन अपने आप से लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आपको पता है कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है अवंती, वो एक तर्जुमा है, तो इसलिए हमने उसे लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले कह दिया है कि अवंती और खुदा के नाम ख़त, ये दोनों कौन सी कहानी से तर्जुमा किए गए, किस ज़बान की कहानी से तर्जुमा किए गए हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। जो मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये चीज़ बताई है, ठीक है, तो एक बार उसे देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं आपके हबीब तनवीर, ठीक है। इनका असली नाम क्या था, ये बहुत बड़े ड्रामे निगार हैं, है ना। इन्होंने नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पे एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम था आगरा बाज़ार, ये देखिए लिखा हुआ है ना। बहुत अच्छा सा ये ड्रामा है, ठीक है। आपको सेम यहाँ पे भी यही करना है कि कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, असल नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। बाकी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अदबी ज़ौक़ सबको होगा, पढ़ाई में दिलचस्पी सबको होगी। पढ़ाई में दिलचस्पी है तभी तो यहाँ तक पहुँचे, नहीं होती तो थोड़ी ना पहुँचते, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कॉमन रहने वाली हैं, ये आप सेम सेम सब में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा उर्दू पढ़ने वाला या उर्दू लिखने वाला उसको फ़ारसी और अरबी ज़बान का इल्म होना लाजमी है, लेकिन कुछ शायर कुछ अदबा ऐसे हैं जिनको अरबी और फ़ारसी के अलावा भी कुछ ज़बानों का इल्म है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल हो इतनी चीज़ याद रखना तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये आज आपका लास्ट है बशर नवाज़ का, जो आपका है कदम बढ़ाओ दोस्तों, ठीक है। तो ये कब पैदा हुए, कब इन्होंने वफ़ात पाई, ये आप लिख लीजिएगा, कब कहाँ पैदा हुए थे, क्या असली नाम था, ठीक है, और क्या क्या इन्होंने तसनीफ़ लिखी, ठीक। तो इस तरह से ये वीडियो होती है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको जो पैटर्न मैंने बताया है वो भी पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अगर कुछ भी अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएँ, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिएगा, अच्छे अच्छे नंबरों से पास होइएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर कुछ और भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सारी प्लेलिस्ट अपलोड है, ऑलमोस्ट मैंने आपका पूरा सिलेबस कवर करा दिया है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने छुड़वाई हो, ठीक है। बाकी जो वन शॉट की 2 वीडियोस बनाई हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।